बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हम एक बार फिर आपके साथ हैं एक नए मौजू को लेकर, जो कि है ज़ियादतिस या शुगर। मेरे साथ हैं डॉक्टर सारा सलीम, एक माहिर जो हैं वो फिजिशियन हैं, और आज जैसे कि मैंने आपसे बताया कि हम शुगर के बारे में बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम सलाम। डॉक्टर साहब, शुगर के बारे में बात करेंगे, और बहुत ही अहम मौजू है, बहुत ही आम हो गई है ये बीमारी। और मुझे तो बड़ी हैरत होती है छोटे छोटे बच्चों को देखकर कि उन्हें शुगर है, और वो अक्सर जब स्कूल जा रहे होते हैं तो जो वैक्सीन के इंजेक्शन हैं वो उन्होंने अपने बैग में रखे हुए होते हैं, इंसुलिन सॉरी तो वो मतलब मुझे बहुत दुख होता है देख कर के ये इतने छोटे छोटे बच्चों को इतनी तकलीफ ये होती है। तो सबसे पहले तो आप मुख्तसरन हम हमारे देखने सुनने वालों को ये बताइए कि शुगर जो है ये क्या है। अच्छा, थैंक यू सो मच आपके बात करने का मेरे से। ब्लड शुगर जो है वो बेसिकली खून में शुगर यानी चीनी की मिकदार को बढ़ने को कहते हैं। और ये जो छोटे बच्चों की आपने बात की है, ज़्यादातर चांसेस ये हैं कि उनको टाइप 1 शुगर हो, यानी जिनका लबलबा बना ही नहीं रहा इंसुलिन, तो इसलिए वो इंसुलिन के इंजेक्शन्स की ज़रूरत होती है। और जो टाइप 2 डायबिटीज़ है या टाइप 2 शुगर है वो है जो हमारे फैमिली से रन करती है, या हमारे तर्ज ज़िंदगी में चेंजेस की वजह से अब छोटे लोगों को 20-30 साल के लड़के लड़कियों को भी ये कॉमन होने लगी है। तो खून में चीनी की मिकदार को आम लफ्ज़ों में बढ़ने को शुगर ही कहते हैं। तो डॉक्टर साहब, क्या अलामतें हैं जो कि किसी को अपने अंदर महसूस हो तो ये समझ ले कि उसको शुगर हो गई है और उसको इलाज की तरफ बढ़ना चाहिए? ठीक है, आमतौर पे तो ये है कि एक 2-3 चीज़ें हैं जो कि हर बंदे को ही पता है कि भाई किसी को भूख ज़्यादा लगने लगी है, पेशाब ज़्यादा आने लगा है, पानी की तलब बहुत ज़्यादा होने लगी है। तो ये कॉमनली कहा जाता है कि इससे जो है आप अलर्ट हो जाएं और शुगर का अपना टेस्ट ज़रूर करवा लें। लेकिन इसके अलावा भी 2-3 चीज़ें हैं जो मैं गाइड करूंगी, और ये मैं फिर से वो टाइप्स पर आ रही हूँ कि टाइप 1 यानी कि जो इंसुलिन वाले हैं, मैं अभी उनकी बात नहीं कर रही हूँ। मैं उनकी बात कर रही हूँ जो नौजवान हैं, जो 30-35-40 साल के लोग हैं, कि उनमें अपनी बॉडी में क्या तब्दीली नज़र आए। या तो जिसका वज़न अचानक बहुत तेज़ी से कम होना शुरू हो जाए, वो भी इस चीज़ को ज़रूर नोट करे कि अपना शुगर चेक कराए। या किसी का उसको लगता है कि वज़न बहुत बढ़ रहा है और उसकी लाइफस्टाइल ऐसी जंक फूड्स के साथ है, ऐसी खुराक के साथ है, और उसके साथ उसको बार बार रात को उठना पड़ रहा है पेशाब के लिए, तो वो ज़रूर जाए। या फिर सिंपल थकावट अगर कुछ लोग महसूस कर रहे हैं, क्योंकि हर चीज़ बाय द बुक नहीं होती, अगर कुछ लोग महसूस कर रहे हैं कि वो अनयूजुअली थक रहे हैं बहुत जल्दी अपने काम से, तो वो भी इस चीज़ को एक बार अगर चेक करवा लें तो कोई हर्ज नहीं होगा। जी बिल्कुल। अच्छा डॉक्टर साहब, ये तो शुगर की अलामात आपने बताई, लेकिन ये है कि इसके लिए कहा जाता है कि शुगर जो है ख़ास तौर पर इसके लिए कहते हैं कि ये तर्ज ज़िंदगी में तब्दीली की वजह से ही होती है, और तब्दीली ही इसका इलाज भी है। और जबकि मेडिसिन भी बहुत लोग इसके लिए इस्तेमाल करते हैं, और सोशल मीडिया पे अगर हम देखते हैं तो मैं तो कहूँगी माजरत के साथ कि हर दूसरा बंदा उठ के जो है वो इलाज और टोटके और तरीके बता रहा होता है कि जी आप ये कर लें, ये कर लें, ये चीज़ पीस के खा लें, ये सब्ज़ी खा लें, ये फल खा लें। तो ये सब मतलब ये जो हौच पौच है ये क्या है? जी, मालूमात का तो बिल्कुल एक तूफान सा है। और लेकिन जहाँ तक आपकी ये बात है ना, ये बिल्कुल सही है। जो एक शुगर बॉर्डर लाइन शुगर होती है, ठीक है, उस शुगर से लेके शुगर होने तक आपके पास पूरा चांस मौजूद है कि आप अपनी लाइफस्टाइल में चेंजेस ले आएं। आप 40 मिनट रोजाना वॉक करें, आप अपनी खुराक में बाहर के फूड आइटम्स, बेकरी आइटम्स ख़त्म कर दें, और घर की वो जो हमारी पुरानी वाली ज़िंदगी है जिसमें एक नॉर्मल खुराक है, खुराक के बाद रात को थोड़ी सी चहलकदमी है, मार्केट जा रहे हैं तो पैदल चले गए हैं, इन सब चीज़ों को अगर आप ले आएँ तो आप उस अपनी जो स्टेज है उसको वहीं रोक सकते हैं। अब शुगर भी हो गई किसी को, मिसाल के तौर पे मैं आप टारगेट सी की बात कर लेते हैं कि HbA1c एक टेस्ट है जो कि एवरेज 3 महीनों की शुगर का बता देता है। तो अगर आपका वो शुगर का जो लेवल है वो 5.8 से 6.5 आ रहा है, तो हम उसे कहते हैं पेशेंट को आपको बॉर्डर लाइन शुगर हो गई है। अब आप मेंटली तैयार हो जाएं, अपनी लाइफ को बिल्कुल 180 डिग्री पे चेंज कर लें ताकि आपको परमानेंट शुगर ना आए। आप यकीन करें, ऐसा नहीं है, अगर आप प्यार से मोहब्बत से पेशेंट को टाइम दे के समझाएंगे तो बहुत सारे मरीज ऐसे हैं जो बॉर्डर लाइन शुगर पे भी 2-3 साल तक बगैर दवाइयों से चल रहे हैं, खैरियत से हैं, कोई कॉम्प्लिकेशंस नहीं है।
यहाँ तक कि अगर किसी को शुगर भी हो गई है, उसका 6.5 से ऊपर चला गया है और 7 तक है, तो आप उससे डिस्कस करें, आप उसके साथ टाइम लगाएं, उसके साथ बैठें कि अभी भी आपकी वो स्टेज है कि हम आपको दवाइयाँ नहीं देंगे, हम आपको, आप अपनी लाइफ में चेंजेस ले आएँ। आप जो मैंने आपको बताया वॉक का, फिर स्ट्रेस को अपनी ज़िंदगी से ख़त्म करें, अपने स्क्रीन टाइम कम करें, सोशल लाइफ को अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ शामिल करें, बजाय इसके कि आप ऑनलाइन उसमें टाइम गुजारें। तो बहुत हद तक आप बगैर दवाइयों के साथ बहुत अरसे रह सकते हैं। सिर्फ फर्क ये है कि आप एक डॉक्टर के साथ इन टच रहें, हर 6 से 7 महीने के बाद जो आपका एक बेसिक मुआयना कर लें, आपके पेशाब का टेस्ट हो जाए, आपकी आंखों का मुआयना हो जाए, कि ये पता चलता रहे कि आपका कोई शुगर की वजह से ऑर्गन मुतासर नहीं हुआ, तो आप बगैर इलाज के आराम से काफ़ी अर्सा गुजार सकते हैं। लेकिन जब इलाज शुरू हो जाए तो उस वक्त डॉक्टर की बात भरपूर माने, उस पर फोकस करें। ऐसा नहीं है कि अगर आपको ज़िंदगी में एक डॉक्टर ने 3 गोलियां दे दी तो सारी ज़िंदगी 3 चलेंगी। ये भी एक इसमें खुशाइन बात है कि वो कम भी हो सकती है, वो आपके और डॉक्टर के ताउन से वो भी कम हो सकती है। फिर एक स्टेज आती है जब आपका लबलबा मुकम्मल तौर पे इंसुलिन बनाना बंद कर देता है, तो उस वक्त डॉक्टर की बात को समझें, ध्यान दें कि अब आपको इंसुलिन की ज़रूरत पड़ गई। ठीक, वो ना डॉक्टर के इख्तियार में है ना आपके इख्तियार में। डॉक्टर साहब, ये जो इंसुलिन है इससे लोग बहुत खौफजदा रहते हैं इसको लगवाने से, कि अगर एक दफ़ा हमने ये शुरू कर दी तो ये ज़िंदगी भर का रोग बन जाएगा और हम इसको बिल्कुल ख़त्म नहीं कर सकते। क्या ऐसा है? नहीं, ऐसी बात नहीं है। जो टाइप 2 मैंने आपको बात बताई है ना, कि जो लोगों को टाइप 2 डायबिटीज़ होती है, उनमें से कुछ कंडीशन ऐसी होती हैं, जैसे जिन लोगों को प्रेगनेंसी में शुगर होती है, फिर कुछ लोगों के कोई ऑपरेशंस होने वाले होते हैं, कुछ लोगों की खुदा ना खास्ता पैर में जैसे गैंग्रीन हो गई है या कोई बहुत सीवियर इन्फेक्शन हो गया, तो उस ज़माने में हम उनकी इंसुलिन शुरू करते हैं। लेकिन एक वक्त आता है कि जब वो नॉर्मल हो जाती है, कंट्रोल हो जाती है, तो हम रोक भी सकते हैं। ऐसा नहीं है कि वो हमेशा ही के लिए इंसुलिन पर रहेंगे। हाँ, जिनका हमें कंफर्म हो गया है कि अब इनका लबलबा मुकम्मल इंसुलिन नहीं बना रहा, तो हमें उन्हें प्यार से बात समझानी चाहिए कि भाई अब आप गोली पे डिपेंड नहीं कर सकते, आपको 1 टाइम या 2 टाइम की लेनी पड़ेगी। अभी हम बात कर रहे थे पैरामीटर्स के हवाले से कि ये भी चेंज होते रहते हैं कि शुगर जो है वो उसकी कितनी होनी चाहिए, तो हमें तो इस हवाले से आप क्या कहेंगी जो वेरिएट करता रहता है? हाँ जी, ये काफ़ी ज़्यादा वही WHO की गाइडलाइंस या नाइस गाइडलाइंस जो हमें बताती हैं, हम डॉक्टर्स उन्हीं को फॉलो करते हैं और ये चेंजेस होती रहती हैं। तो शुगर फास्टिंग अगर आपकी 110 से 126 के दरमियान है तो आप अलर्ट हो जाएं। फास्टिंग का मतलब है नाश्ते से पहले वाली। 110 से 126 के दरमियान आप अलर्ट होके अपनी लाइफस्टाइल और सब कुछ चेंज कर लें। अगर वो 126 से ऊपर चली जाती है तो फिर आप डॉक्टर के पास ज़रूर जाएं। इसी तरह खाने के बाद वाली अगर आपकी 180 तक है फिर तो ठीक है, लेकिन अगर वो 180 से ऊपर जा रही है तो फिर आप डॉक्टर के पास ज़रूर जाएं ताकि वो आपको गाइड कर सकें। अच्छा डॉक्टर साहब, बात ये करेंगे, अभी हम बात कर रहे थे कि शुगर के हवाले से ही कि जो खुराक के हवाले से कहा जाता है कि आपने रोटी बिल्कुल नहीं खानी, आपने चावल नहीं खाने और आपने चीनी नहीं खानी। तो ये क्या, क्योंकि रोटी तो हम जो एशियंस हैं उनके लिए बहुत ज़रूरी है। नहीं, आपकी बात ठीक है और बेसिकली बात यह है कि मैं एक चैरिटी हॉस्पिटल में काम करती हूँ, तो मैं ये समझ सकती हूँ कि मैं अगर किसी को इतने सख्ती से उसे कह दूं कि वो रोटी ना खाए, तो मैं जो उनकी आंखों में आंसू देख सकती हूँ वो मैं समझ सकती हूँ। ऐसा मुमकिन नहीं है। जो अफोर्ड कर सकता है वो डाइटिशियन की डाइट को फॉलो करे, लेकिन जो नहीं कर सकता और जो कि मेजॉरिटी नहीं कर सकते, उनको ये है कि आप अपनी डाइट में जो जो सब्जी फल आप अफोर्ड कर सकते हैं सब्जी आप शामिल करें। आप अगर रोटी खा रहे हैं तो चक्की के आटे की रोटी इस्तेमाल करें। कोशिश करें कि मैदे के नान, तंदूर वाले नान, उनको मुकम्मल छोड़ दें। अगर थोड़ा बहुत आपकी अफोर्डेबिलिटी उससे थोड़ी सी ज़्यादा है तो आजकल मल्टीग्रेन आटा मौजूद है जिसमें जौ का आटा और गंदम का आटा और 2-3 चीज़ें मिक्स होती हैं, उनकी रोटी आप इस्तेमाल करें। तो बल्कि मैं तो डबल रोटी के मुकाबले में बहुत बेहतर समझती हूँ, जिस मजदूर ने बाहर जाके काम करना है वो 1-2 डबल रोटी के टुकड़े खा के नहीं काम कर सकता। बिल्कुल सही। वो सुबह अपना रोटी, कोई सालन, थोड़ा सा अंडे के साथ खाना खाए, दोपहर को भी खाए, रात को भी खाए। हाँ, सिर्फ ये है कि उसको बर्न करने के लिए वो जो एक्टिविटी कर रहा है वो ज़रूर करे। अगर उसके साथ दवाइयाँ शामिल है तो वो ज़रूर खाए। तो ये थोड़ी बहुत चीज़ें हैं। बाकी डाइट चार्ट जो है वो मैं प्रोवाइड भी कर सकती हूँ। मैं ऐसा आपके साथ दोबारा हम डिस्कशन या कमेंट बॉक्स जैसा आप मुनासिब समझेंगी
मैं एक सैंपल डाइट प्रोवाइड कर सकती हूँ। और वो डॉक्टर साहब बहुत आसान है, मैंने आप लोगों के जो चार्ट्स देखे हैं वो आम लोगों के लिए ना इतने महंगे हैं ना, मतलब वो आपने उन्हीं जो हम खाते पीते हैं उन्हीं में से आपने ऐसा तो मुमकिन ही नहीं ना कि सुबह 2 जैतून के पीस खाओ, दोपहर को इतना खाओ। करना तो वो चाहिए जो हमारे 20 करोड़ बंदा कर सकता है। बिल्कुल वो कर सकता है ना। तो उसमें यही है कि रोटी सालन कोई बुरी चीज नहीं है, साथ में सलाद का इस्तेमाल जरूर रखें। बंद गोभी और खीरा एक बड़ी जबरदस्त चीज है जो कि आप सलाद में आपका पेट भी भर जाएगा। फिर उसके अलावा अगर आपको शाम की चाय के साथ कोई स्नैक्स ढूंढने हैं तो उसमें आप चने उबाल के फ्रीजर में रख सकते हैं, थोड़ी चने की चाट बना ली, चिकन का कबाब आप रख सकते हैं, जौ का दलिया है। तो रात का अगर खाना आप समझते हैं कि रोटी जो है वो नहीं खानी चाहिए तो ठीक है, आप ये 3-4 चीजें अपनी खुराक में शामिल कर लें जो शायद इतना महंगा ना पड़े। बिल्कुल नहीं। अच्छा डॉक्टर साहब एक और बात, आप डॉक्टर हजरात ही ये बात कहते हैं कि जो 3 वक्त का खाना है उसको छोड़ दिया जाए, उसकी जगह पोर्शन जो है बढ़ा लिए जाए शुगर के मरीज के लिए, ये भी अच्छा है। हाँ, 4 से 5 बार अगर वो शुगर का मरीज, ये तो मैं आम बंदे की बात की थी ना, क्योंकि ज्यादातर मैंने आपको बताया गार्ड्स हैं, मजदूर हैं उनकी, लेकिन जो ऑफिस में काम कर रहे हैं वो ऐसा कर सकते हैं 4 से 5 टाइम का वो अपने स्नैक टाइम बना लें। और स्नैक्स में यही जो मैंने आपको बताया है, लोबिया की चाट है, चने की चाट है, बगैर एयर फ्राई हुए हुए कबाब हैं, ब्राउन ब्रेड का सैंडविच, बॉइल्ड चिकन का सैंडविच है, ये वो सब चीज़ें अपने दिन में खुद ही हिसाब से कर लें और 4 से 5 बार उस डाइट को डिवाइड करके खा लें। तो ये भी बहुत अच्छा एक आइडिया है। लेकिन भूखा नहीं रहना, जिन लोगों की दवाइयाँ शुरू हो चुकी हैं काइंडली वो इस चीज़ को जहन में रखें कि दवाई खा के आप भूखे रहेंगे, शुगर लो होगी, उस पर आप मीठा खाएंगे और इन द एंड रिजल्ट ये होगा कि आपकी एवरेज शुगर खराब आ रही होगी और डॉक्टर फिर मजीद दवाई बढ़ाएगा। तो कोशिश ये करें कि जब आप मेडिसिन खा रहे हैं तो भूखा ना रहें। जी बिल्कुल, आपने डॉक्टर साहबा की बात सुनी कि एक तो भूखा नहीं रहना और दूसरे जिस तरह के इन्होंने कहा कि आप पोर्शंस में भी खा सकते हैं और रोटी छोड़ने की कोई ज़रूरत नहीं, आप रोटी भी खा सकते हैं, लेकिन तर्ज ज़िंदगी में तब्दीली की बात ज़रूर करेंगे। हम बारहा इस पे बात करते हैं कि पैदल चलना बहुत ज़रूरी है और रात को हम बहुत देर से डॉक्टर सारा खाना खाते हैं, ये हमारा एक फैशन बन गया है। तो मैं समझती हूँ कि अगर हम शाम को 6-7 बजे अपना रात का खाना खा लें तो ये बहुत अच्छी बात है। उसमें जब हम सोने के लिए बिस्तर पर लेटते हैं तो उस वक्त तक वो हमारा खाना हजम हो चुका बहुत सारी चीजें और भी उससे ट्रीटमेंट हो जाएंगी जी। जैसे मैदे में तेजाबियत वगैरह है वो भी मसले सॉल्व हो जाएंगे जब आप जल्दी थोड़ा सा खा लेंगे, आपको चलने फिरने का टाइम मिल जाएगा। बिल्कुल। तो बहरहाल आपसे दरख्वास्त है, आपसे रिक्वेस्ट है कि तर्ज ज़िंदगी में तब्दीली लाने की कोशिश करें। हमारे बहुत से मसलों का हल है, साइकिल चलाएं, पैदल चलें और खाना जो है वो सेहतमंद खाएं, क्योंकि कहते हैं ना कि परहेज़ जो है वो इलाज से बहुत बेहतर है। आपसे हमने पहले भी कहा कि अगर आपको कोई बात करनी हो, कोई चीज़ पूछनी हो डॉक्टर साहिबा से तो आप कमेंट बॉक्स में लिख कर दे सकते हैं। हम डॉक्टर साहिबा से बात करेंगे उस मौजू पर, और जिस बीमारी के हवाले से, जिस परेशानी के हवाले से जो सेहत से जुड़ी है आप बात करना चाहें तो आप हमें बताइए, हम उस मौजू पर भी आपसे बात करेंगे। डॉक्टर साहिबा आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हम फिर मिलेंगे किसी और मौजू के साथ अपने किसी और प्रोग्राम में। शुक्रिया।